हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद जीएसटी। जीएसटी ने बहुत स्टूडेंट्स को परेशान कर रखा है। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये अभी कुछ टाइम से ही अप्लाई हुआ है, तो बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है कि बहुत लोगों को इश्यूज हो रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स को, तो वो आज हम डिस्कस करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक्चुअल में टैक्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो कि कोई पर्सन पर्सनली गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है, उसी का टैक्स है और उसी को खुद को ही क्या करना होता है, डिपॉजिट कराना होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि जिस पे बर्डन पड़ता है वो पे नहीं करता, कोई अदर पर्सन पे करता है। क्लियर? डायरेक्ट टैक्स वो पर्सन पे करता है जिस पे बर्डन होता है, वो ही पे करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली वो पर्सन पे नहीं करता जिस पे इसका बर्डन पड़ता है। अब हम इनको क्लियरली समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, पहले वेल्थ टैक्स भी आता था, अब इनकम टैक्स है, तो अब वेल्थ टैक्स नहीं रहा। तो इनकम टैक्स में क्या होता है, जिस पर्सन की इनकम होती है उसी को अपनी इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ता है। अब बात करते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें क्या होता है, जैसे हम होटल गए, होटल में हमने खाना लिया और फिर बाद में लंच करके, और हमने जो होटल का जो बिल पे करते हैं, तो जो आता है बिल, उसमें हमारा जैसे बिल आया 2000 रुपीज, और उस पर आपका हो गया कि 120 आपका जीएसटी है। तो हम जो होटल के मैनेजर को जो हम पेमेंट करेंगे 2120 पे करेंगे। तो ये टैक्स है तो हमको पे करना बनता है, इसका बर्डन हम पे पड़ रहा है 120 रुपीज का, लेकिन हमने वहां होटल में डिपॉजिट करवा दिया। अब ये होटल की ड्यूटी है कि वो टैक्स को डिपॉजिट करे गवर्नमेंट को, तो इसका बर्डन डायरेक्टली हम पे नहीं पड़ा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। पहले क्या होता था, दूसरे बहुत सारे टैक्स लगते थे, सीएसटी एक लगता था, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये लगते थे। लेकिन अब क्या किया गवर्नमेंट ने, इन सारे टैक्सेस को हटा के एक कॉमन टैक्स जो अप्लाई कर दिया, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, इसके नाम से ही पता पड़ रहा है गुड्स एंड सर्विस। ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विस दोनों पे लिया जाता है। ये कब अप्लाई होता है या कब लिया जाता है? एट द टाइम ऑफ सेल। जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, गुड्स सेल करते हो या कोई सर्विसेज सेल करते हो, तो उस सेल के टाइम पे टैक्स लगता है। ओके, तो ये है गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे। अब कैसे लगता है, इसकी हमको पूरी प्रोसेस समझनी पड़ेगी। चलो अब हम बात करते हैं, जैसे सेल, आप कहोगे कि मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को सेल करता है, फिर होलसेलर रिटेलर को सेल करता है, रिटेलर कंज्यूमर को सेल करता है। एक ही प्रोडक्ट अलग अलग स्टेप पे सेल होता है, एक सेल यहां होती है, एक सेल यहां होती है, एक सेल यहां होती है। तो क्या जीएसटी हर स्टेप पे लगेगा? सेम प्रोडक्ट इसने सेल किया, फिर इसने उसी प्रोडक्ट को इसको सेल किया, रिटेलर को, रिटेलर ने सेम प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सेल किया, तो क्या यहां हर स्टेप पे सेल हो रही है, तो क्या हर स्टेप पे जीएसटी लगेगा? अगर ऐसा हुआ, हर स्टेप पे जीएसटी चलो लग भी जाए, तो हमारा प्रोडक्ट जब लास्ट में फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचेगा तो कितना कॉस्टली हो जाएगा। और ये लॉजिकल भी नहीं है कि आप एक ही प्रोडक्ट पे बार बार टैक्स वसूल कर रहे हो। तो फिर क्या सिस्टम होता है, अब हम वो समझते हैं। होता क्या है, जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को, मान लो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है 100 रुपीज में, 100 रुपीज में वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और 10%, अभी फिलहाल हम 10% जीएसटी मान रहे हैं, तो उस पर 10% जीएसटी लग रहा है उसकी सेल पे। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया, अपना प्रोडक्ट है 100 का, और 10 रुपीज जीएसटी उसने चार्ज किए। अच्छा, इसने सेल किया और इसने परचेज किया, तो इसने होलसेलर से 10 रुपीज जीएसटी के वसूल किए, 100 रुपीज अपने प्रोडक्ट के वसूल किए। अब होलसेलर ने जब इसको खरीदा तो 10 रुपीज इसने इसको जीएसटी के और 100 रुपीज परचेज प्राइस के दे दिए। अब होलसेलर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को किसको सेल करता है? रिटेलर को। तो ये भी सेल कर रहा है तो उसको भी जीएसटी देना बनता है। अब ये होलसेलर जो रिटेलर को सेल कर रहा है, मान लो ये 100 का आइटम 200 रुपीज पे सेल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, 200 रुपीज के हिसाब से इसका जीएसटी कितना बनता है? 20 रुपीज इसका जीएसटी बनता है। अब ये होलसेलर ये 20 रुपीज किससे वसूल करेगा? रिटेलर से वसूल करेगा। अब ध्यान देना, इस प्रोडक्ट पे पहले 10 रुपीज का जीएसटी यहां लग गया, फिर यहां होलसेलर ने जब इसको सेल किया 200 रुपीज पे 10% जीएसटी लग गया। अब रिटेलर से उसने 20 रुपीज ले लिए।
अब बात करते हैं होलसेलर का क्या रोल रहेगा इसमें। होलसेलर की क्या सिचुएशन रही, इसने 10 रुपीज जब परचेज किया था तो 10 रुपीज जीएसटी इसको पे किया था, और जब वो सेल कर रहा है तो रिटेलर से जीएसटी के कितने वसूल कर रहा है वो 20 रुपीज। तो होगा क्या, एक्चुअल में ये जो भी वसूल कर रहा है ये कहाँ जमा कराना होता है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना होता है। तो यहाँ ये होगा कि ये जो उसने 20 रुपीज लिए हैं रिटेलर से, ये पूरे डिपॉजिट नहीं कराएगा, क्योंकि उसने 20 में से 10 रुपीज तो परचेज के टाइम किसको पे कर दिया था, मैन्युफैक्चरर। तो वो 10 रुपीज काट के बाकी के 10 रुपीज वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। इस तरह से यहां डबल टैक्स नहीं लगा। 20, हालांकि इसने इससे वसूल 20 किया है, बट 20 में से जो इसने पहले फर्स्ट परचेज पे 10 रुपीज जो उसको पे किए थे वो काट के फिर वो 10 रुपीज गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप होता है, अब रिटेलर भी तो सेल करेगा। रिटेलर ने जब परचेज किया तो 200 रुपीज तो प्रोडक्ट के और 20 रुपीज किसके डिपॉजिट करा दिए थे, जीएसटी के इसको दे दिए थे परचेज के टाइम। अब मान लो रिटेलर कंज्यूमर को सेल करता है वो सेम प्रोडक्ट 500 पे, ठीक है। तो ये रिटेलर कंज्यूमर से कितने रुपीज वसूल करेगा, 50 रुपीज जीएसटी के लेगा। ये जीएसटी के वो 50 रुपीज लेगा। अच्छा, रिटेलर कंज्यूमर से 50 रुपीज लेगा, रिटेलर की क्या जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराओ 50 रुपीज। अच्छा, पर रिटेलर ने क्या किया, 50 रुपीज इससे वसूल किए, लेकिन उसने ऑलरेडी 20 रुपीज का हिसाब किताब गवर्नमेंट का इस प्रोडक्ट के से रिलेटेड पूरा जीएसटी का मैटर निपटा दिया था। तो अब रिटेलर पूरे 50 रुपीज गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराएगा, वो 20 रुपीज जो ऑलरेडी सेट ऑफ हो चुके हैं, तो वो ओनली 30 रुपीज गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। तो ऐसे करके देखना ओवरऑल जीएसटी कितना लगा है वो समझना। हमने हालांकि लगाया हर स्टेप पे, यहाँ पे 10 रुपीज लगा, फिर यहाँ पे 20 लगा, फिर यहाँ पे 50 लगा। ऐसे अगर सेट ऑफ नहीं हो तो एक ही प्रोडक्ट पे 3 बार टैक्स 10, 20 और 50, 80 रुपीज हो जाता है। बट ऐसा नहीं हो रहा है, बार बार नहीं लग रहा है, वो सेट ऑफ होता जा रहा है। पहले 10 लगा, फिर 20 लगा, तो 20 में से 10 पहले सेट ऑफ करके गवर्नमेंट को 10 ही डिपॉजिट कराए। फिर नेक्स्ट स्टेप पे 50 लगा, तो 50 में से 20 हमने पहले ही सेट ऑफ कर लिए, तो गवर्नमेंट को 30 रुपीज ही डिपॉजिट करवाए हैं। इस तरह से ओवरऑल मैन्युफैक्चरर ने, इसने तो जीएसटी कितना डिपॉजिट कराया होगा 10, फिर होलसेलर ने 20 नहीं करवाया, वो 10 जो इसको दिए थे वो काट के उसने भी कितने डिपॉजिट करवाए 10। फिर आओ रिटेलर ने 50 रुपीज जो इससे लिए थे कंज्यूमर से पूरे डिपॉजिट नहीं कराए, 50 में से 20 सेट ऑफ करके इसने फाइनली कितने जीएसटी डिपॉजिट कराए 30। ऐसे करके टोटल जीएसटी कितना डिपॉजिट हुआ है गवर्नमेंट के पास 50। तो यहां रिपीटेशन नहीं हुआ है, 3 बार टैक्स नहीं लगा है, टैक्स बार बार सेट ऑफ होते गया है, ठीक है। तो यहां हर सेल पे जीएसटी लगा है बट आफ्टर सेट ऑफ। अब इनको बोलते क्या हैं ये समझते हैं। जब इस होलसेलर की सिचुएशन देखना, होलसेलर ने जब परचेज किया था मैन्युफैक्चरर से तब ये जीएसटी दिया था। परचेज के टाइम जो होलसेलर ने ये जीएसटी दिया है, इस होलसेलर के लिए ये कहलाएगा इनपुट जीएसटी। परचेज के टाइम जो जीएसटी दिया जाता है ये 10 रुपीज, ये कौन सा जीएसटी कहलाएगा, इनपुट जीएसटी। ये परचेज के टाइम दिया गया है, ठीक है। अब होलसेलर ने परचेज के टाइम तो इनपुट जीएसटी दे दिया, अब बाद में जब ये इसको रिटेलर को सेल करेगा तो रिटेलर से कितने रुपीज ले रहा है ये 20 रुपीज। सेल के टाइम जो वसूल किया जाता है वो कहलाता है आउटपुट जीएसटी। ध्यान दीजिएगा, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी दोनों है जीएसटी, लेकिन इनपुट जीएसटी तो वो जीएसटी होता है जब परचेज के टाइम पेमेंट किया जाता है, और आउटपुट जीएसटी वो जीएसटी होता है जो सेल के टाइम कंज्यूमर से, जिसको आप सेल कर रहे हो उससे वसूल किया जाता है, ठीक। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो कहां पहुंच गया, कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर तो कंज्यूम कर लेगा, वो सेल करेगा ही नहीं, और सेल करेगा ही नहीं तो उसको कोई जीएसटी नहीं देना है। अब देखना लोड किस पे पड़ा, फाइनली 50 रुपीज का जो जीएसटी बन रहा है, पूरे के पूरे 50 रुपीज का लोड किसको पड़ा, कंज्यूमर को। किससे वसूल किए, रिटेलर ने कंज्यूमर से, तो लोड तो पड़ा कंज्यूमर पे, लेकिन क्या पेमेंट कंज्यूमर कर रहा है, नो, पेमेंट कर रहा है ये और ये, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स गुड्स पे और सर्विसेज पे लगाया जाता है, और सेल के टाइम ये चार्ज होता है, दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स।
एंड इट कैन बी सेट ऑफ। अब सेट ऑफ में समझना, इस होलसेलर ने 10 रुपीज जो इनपुट जीएसटी दिया था और जब रिटेलर को सेल किया तो 20 रुपीज आउटपुट जीएसटी वसूल किया। 20 में से 10 आउटपुट जीएसटी 20 जो वसूल किया, उसमें से 10 रुपीज जो इनपुट जीएसटी उसको सेट ऑफ करके वो गवर्नमेंट को 10 रुपीज ही डिपॉजिट करवाएगा। हाँ, हमने ये तो देख लिया कि इनपुट जीएसटी है वो हम परचेज के टाइम पेमेंट करते हैं और आउटपुट जीएसटी जो है हम सेल के टाइम वसूल करते हैं। अब हम जीएसटी के लिए सेल्स को कैटेगराइज करते हैं थोड़ा। तो सेल्स को कैसे कैटेगराइज करेंगे? सेल 2 टाइप्स की होती है, एक होती है इंट्रा स्टेट सेल्स, एक होती है इंटर स्टेट सेल्स। ये क्या होती है? इंट्रा स्टेट सेल्स मीन्स आपकी जो सेल हुई है स्टेट के अंदर ही हुई है, विद इन द स्टेट, सेल के स्टेट के अंदर ही। जैसे राजस्थान है तो जयपुर से उदयपुर, तो राजस्थान की राजस्थान में ही सेल हुई है, तो ये कहलाती है इंट्रा स्टेट सेल्स। ठीक है, पंजाब है तो पंजाब के ही किसी सिटी से दूसरी सिटी में कोई सेल होती है तो वो इंट्रा स्टेट सेल्स कहलाती है। अब जब सेल स्टेट के अंदर ही होती है तो उसमें 2 तरह का जीएसटी लगता है। कौन सा? एक होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट में हम सीजीएसटी बोलेंगे। एक होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम एसजीएसटी बोलेंगे। मींस जब इंट्रा स्टेट यानी सेल विद इन द स्टेट होती है तो 2 टाइप्स का जीएसटी लगता है। एक लगता है सीजीएसटी जिसका कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, एक होता है एसजीएसटी जिसका जो कलेक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो 2 टैक्स हो गए, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो विद इन स्टेट सेल करने पे लगेंगे। नाउ अब अगर आपकी इंटर स्टेट सेल्स होती है, इंटर स्टेट सेल्स वो क्या होती है? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सेल कर रहे हो, जैसे गुजरात से पंजाब में आपने सेल की, कोई कस्टमर आपका पंजाब में है तो आपने गुजरात से कोई प्रोडक्ट पंजाब में सेल किया है, भेजा है, तो वो कहलाती इंटर स्टेट सेल। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रही है तो उसमें कौन सा जीएसटी लगता है? उसमें है एक ही लगता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी, शॉर्ट में हम आईजीएसटी बोलेंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस तरीके से हमारा जीएसटी 3 तरीके से कैटेगराइज्ड हो गया है। कैसे? सीजीएसटी और एसजीएसटी ये तो लगेगा हमारे इंट्रा स्टेट सेल्स पे, और जो आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड जीएसटी ये लगेगा हमारी इंटर स्टेट सेल्स पे। अच्छा, ये जीएसटी की जो रेट्स है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग है। गवर्नमेंट ने पूरे सेंट्रल लेवल पे रेट सब जगह हर प्रोडक्ट की सेम रख रखी है, बट अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग है। ठीक है, पर ओवरऑल पूरे सेंट्रल लेवल में पूरे इंडिया में उस प्रोडक्ट की वो रेट सेम होएगी। तो जैसे कुछ प्रोडक्ट्स है जिसकी 6% रख रखी, कुछ की 18% रख रखी, कुछ की 22, तो अलग अलग रेट्स रख रखी, प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट है जिनको एग्जम्प्टेड कर रखा है, जिन पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा? नंबर 1, एजुकेशनल सर्विसेज, जैसे स्कूल फीस वगैरह होती है तो इन एजुकेशनल सर्विसेज पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज, जो मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह हैं उनमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सर्विसेज, इन पे भी जीएसटी नहीं लगता है। और सैलरी एंड वेजेस, इनको गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखा है। बाकी मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे अलग अलग रेट उन्होंने डिफरेंशिएट कर रखा है। हाँ, अब जीएसटी का हमने नॉलेज तो ले लिया कि क्या होता है, इनकी कैटेगरीज भी देख ली, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब डिपेंड करेगा कि वो कौन सी सेल है। अच्छा, आपको अब एंट्री करना सीखनी है, वो मस्ट है कि हम जब कोई गुड्स परचेज करते हैं तो जीएसटी को इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, सेल करते हैं तो कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो हम एंट्रीज सीखेंगे और इन एंट्रीज में हम जीएसटी को अप्लाई करके और फिर करना सीखेंगे। अब फर्स्ट जो हमारा ट्रांजेक्शन है, पहली बात है कि एंट्री गुड्स परचेज फॉर ₹10,000 जिसपे सीजीएसटी लगना है 6% और एसजीएसटी लगना है 6%। अच्छा, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको पता है इंटर स्टेट सेल्स पे लगते हैं और ये दोनों साथ में लगते हैं। और आईजीएसटी एक ही लगेगा और वो इंटर स्टेट सेल्स पे लगेगा। अब आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि किस पे कौन सा अप्लाई करना है। तो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाने हैं। अच्छा, परचेज हमने पढ़ा था कौन सा जीएसटी लगता है? इनपुट जीएसटी, और सेल पे लगता है आउटपुट जीएसटी। तो हमको इसमें इनपुट जीएसटी को फीड करना है। अच्छा, पहले हम परचेज की एंट्री कर लेते हैं। हमने गुड्स परचेज की, नॉर्मली हमारी जर्नल एंट्री क्या बनती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और क्रेडिट पे परचेज की तो टू क्रेडिटर, यही तो एंट्री बनती है। तो हमने कितने रुपीस की गुड्स परचेज की? 10,000 की।
ये तो नॉर्मली गुड्स परचेज करने की एंट्री हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज, और अगर क्रेडिट पे खरीदी तो ये टू क्रेडिटर हो जाएगा। अब इसमें अब जीएसटी का भी मैटर आ रहा है। 6% सीजीएसटी लगना है और 6% क्या लगना है, एसजीएसटी। अब उसको अच्छा ये बताओ कौन सा जीएसटी लगेगा, क्योंकि परचेज है तो इनपुट जीएसटी लगेगा। इनपुट जीएसटी को अब इसमें शो करना है। 10,000 पे 6% तो 600 दोनों जीएसटी लगेंगे। अच्छा आप किस पे लगा रहे हो ये जीएसटी, परचेज पे, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आपको इनपुट जीएसटी अकाउंट को भी क्या करना है, डेबिट करना है। आप ये जो जीएसटी लगा रहे हो, इनपुट जीएसटी किस पे लगा रहे हो, परचेज पे। तो इनपुट जीएसटी, क्योंकि परचेज डेबिट हो रही है तो आपका इनपुट जीएसटी भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो आपको जीएसटी को डेबिट करना है। लेकिन क्या एक ही इनपुट जीएसटी है क्या, दो है, एक तो है सीजीएसटी और एक और है एसजीएसटी, तो दोनों को ही डेबिट करना पड़ेगा आपको। इनपुट सीजीएसटी डेबिट होगा, सेम इनपुट एसजीएसटी भी क्या होगा, डेबिट होगा। 600 एंड 600। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 600, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 600, और यहां आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी 11,200। ये आपकी परचेज की एंट्री होगी जिसमें इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी ऐसे शो होगा। और मोस्टली ध्यान रखना, क्योंकि इनपुट जीएसटी परचेज पे लगता है, परचेज डेबिट होती है तो ये भी डेबिट होता है। इनपुट जीएसटी का मोस्टली डेबिट बैलेंस होता है, कुछ केसेस में ये क्रेडिट होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ, तो अब इसकी प्रॉपर एंट्री यही होगी। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 600, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 600 टू कैश या क्रेडिटर, आपको 11,200 ये एंट्री होगी। ठीक, अब हम करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज ऑफ मशीनरी ₹5,000 और आईजीएसटी उस पर कितना है, 18%। अब हम नॉर्मल गुड्स परचेज नहीं कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं। एंट्री पता ही है मशीनरी परचेज करने की क्या एंट्री होती है। अब जनरल एंट्री बताने की तो नीड ही नहीं है, वो हमने पिछले सेशन में पढ़ ली थी, और आपको अगर थोड़ा सा डाउट है तो आप पिछले सेशन से रिपीट कर सकते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, या वही आपने क्रेडिट पे ली है तो टू क्रेडिटर। अब वही है, यहां भी आपकी परचेज है, ठीक है, गुड्स खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, तो कौन सा जीएसटी लगेगा, इनपुट जीएसटी। अच्छा, इनपुट जीएसटी भी कौन सा है, ये बोल रहे हैं आईजीएसटी। दैट मीन्स ये हमने जो परचेज की है इंटरस्टेट होगी, तो यहां केवल एक ही जीएसटी लगेगा, कौन सा, इनपुट आईजीएसटी। ये आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज है तो इनपुट जीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी के लिए उन्होंने मेंशन कर रखा है कि इस पे आईजीएसटी लगाना है, इसलिए हमने लगाया है। अच्छा, मशीनरी कितने की थी आपकी, 5,000 की, आईजीएसटी कितना लगाना है, 18%, यानी 900 का ये आईजीएसटी हो गया। तो टोटल आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 5,900। तो आपकी फाइनली एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 900 और टू कैश 5,900। नाउ नेक्स्ट एंट्री, अब हम थर्ड एंट्री कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू अनिल। अनिल को गुड्स सेल की, और कितने रुपीस की, 9,000 की। उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों चार्ज होंगे। क्वेश्चन में मेंशन है कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है कि आईजीएसटी लगाना है ना, तो हमको वही नाम उसमें एंट्री में मेंशन करने होंगे। अच्छा, हमने सेल किया है, नॉट परचेज, गुड्स सोल्ड, और गुड्स सेल करते हैं तो कौन सा जीएसटी लगता है, आउटपुट जीएसटी। अच्छा, अब आउटपुट जीएसटी को इसमें अपने को मेंशन करना है। अच्छा, पहले तो नॉर्मल सेल की क्या एंट्री होती है वो करते हैं। गुड्स अनिल को सेल की, क्या एंट्री होती है, अनिल्स अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और टू हो जाएगा सेल्स अकाउंट। कितने रुपीस की, 9,000 के। ये नॉर्मली आपकी एंट्री होती है, अनिल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसमें जीएसटी आ गया भाई 9%। 9% जीएसटी कौन सा लगेगा, सेल्स है, आउटपुट जीएसटी लगेगा। अब आउटपुट जीएसटी और इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों हैं, दोनों लगाने हैं। क्या करेंगे उसको, डेबिट या क्रेडिट, क्योंकि हम सेल्स पे जीएसटी लगा रहे हैं और आउटपुट जीएसटी लगेगा, तो सेल्स को हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्रेडिट कर रहे हैं, तो आउटपुट जीएसटी को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां आपका सेल्स पे लग रहा है आउटपुट जीएसटी, सेल्स क्रेडिट होता है, इसीलिए आउटपुट जीएसटी भी क्या होगा, क्रेडिट होगा।
9% के हिसाब से 810 और ठीक है। और यहां ये अनिल से जो है जिसको हमने सेल किया है, हमको कितने रुपीस लेने हैं? 9000 तो हमने जिसको प्रोडक्ट सेल किया है उसके लेने हैं, 810 उससे CGST के वसूल करने हैं और 810 उससे किसके वसूल करने हैं? SGST के। तो इसका जो टोटल बिल बनेगा ये बनेगा, ये हो गया 10,620 रुपीज। ये हो गया आपके अनिल को सेल करने की एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फर्नीचर सोल्ड ₹4,000 और IGST उस पर 18%। हाँ, फर्नीचर सेल कर रहे हैं, पहले नॉर्मली एंट्री बोलते हैं, फर्नीचर सेल करने की, गुड्स नहीं है। क्या एंट्री होगी? फर्नीचर सेल कर रहे हैं, कैश है ना, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ये आपकी रूटीन एंट्री है। कितने रुपीस का है? 4000 का। हमारी नॉर्मल एंट्री ये बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। हमने फर्नीचर सेल किया, 4000 का फर्नीचर जा रहा है तो हमने क्रेडिट किया। अब इसमें IGST है आपका 18%। 18% IGST है। क्या करेंगे? पहले तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, कौन सा लगेगा? क्योंकि सेल है तो आउटपुट GST लगेगा, और आउटपुट GST को क्रेडिट ही करते हैं क्योंकि सेल क्रेडिट हो रही है, तो उसके साथ आउटपुट GST भी क्या होगा? क्रेडिट। इनपुट GST नॉर्मली डेबिट होता है, आउटपुट GST नॉर्मली क्रेडिट होता है। तो हम इसके साथ आउटपुट, कौन सा GST? IGST तो एक ही होगा ना, आउटपुट IGST 4000 का आपका फर्नीचर है, उस हिसाब से 720 रुपीज का आपका आउटपुट GST। अब आपका पास कैश कितना आएगा? 4000, जिसको भी आप सेल कर रहे हो 4000 तो वो फर्नीचर के देगा, 720 आपको IGST के देगा, तो आप उससे आपके पास रुपीज आएंगे टोटल 4720 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रेंट पेड ₹1500 और CGST है 9%, SGST भी है 9%। अब ये तो मैटर लगा गया, न तो ये परचेज है न ये सेल है। परचेज पे इनपुट लगता है, सेल पे आउटपुट GST लगता है। तो अब ये इनकम और एक्सपेंडिचर, इन पे क्या होता है? परचेज सेल का मैटर तो हमने क्लियर कर लिया। अगर कोई एक्सपेंडिचर होता है तो ध्यान देना, इनपुट GST लगता है। कौन सा? इनपुट GST चार्ज होता है एक्सपेंडिचर, क्योंकि परचेज भी एक्सपेंडिचर होता है। तो जैसे परचेज पे इनपुट GST लगता है तो होल एक्सपेंडिचर पे भी इनपुट GST लगेगा, विच विल बी डेबिटेड। ठीक है। और इनकम, सेल्स इनकम होती है, वैसे दूसरी भी इनकम होती है, तो कौन सा GST लगता है? सेल्स पे और इनकम पे आउटपुट GST। तो इनकम पे आउटपुट GST लगेगा, और क्योंकि इनकम क्रेडिट होती है तो उसके साथ आउटपुट GST भी क्रेडिट होगा। तो अब हम एक्सपेंडिचर की एंट्री कर रहे हैं। कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेंट पे किया 1500। नॉर्मली एंट्री बोलो रेंट पे करने की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपीस है? 1500। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1500। अच्छा, कौन सा GST लगाना है? अब तो पता है ना, एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर पे इनपुट GST लगता है, इनपुट GST एक्सपेंडिचर के साथ डेबिट होगा। लेकिन यहाँ दो है, एक तो है CGST और एक है SGST। तो यहां हम लिखेंगे इनपुट CGST भी डेबिट होगा, इनपुट SGST भी डेबिट होगा। 1500 का कितना परसेंट? 9%, और 9% 135, 135। सॉरी, कैश 1500 नहीं, रेंट आपका 1500 है, 135 CGST लगा और 135 क्या लगा आपका? SGST लगा। तो टोटल आपको कितना कैश पे करना पड़ेगा? 1500 प्लस 270, 1770 रुपीज आपको रेंट के पे करने पड़ेंगे। 1500 तो मेन अमाउंट है, 135 GST का पे करना पड़ेगा, आपको टोटल 1770 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ये हो गई आपकी एक्सपेंडिचर की एंट्री। नाउ द एंट्री फॉर इनकम। इनकम है आपकी कमीशन रिसीव्ड ₹7000 और उस पर CGST और SGST है 99%। अच्छा, कमीशन रिसीव्ड हुआ, नॉर्मली एंट्री पहले लिख ले, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। कितने रुपीस है? 7000। ये नॉर्मली आप एंट्री करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन आपकी इनकम है और इनकम पे कौन सा GST लगेगा? इनपुट या आउटपुट? आउटपुट GST। और आउटपुट GST को
क्योंकि इनकम को क्रेडिट कर रहे हैं तो आउटपुट जीएसटी भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ आउटपुट जीएसटी दो है, एक तो सीजीएसटी है और एक एसजीएसटी है, तो यहाँ लगेगा टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। कितना है 7000 का 9% यानी 630 सीजीएसटी लग जाएगा और 630 एसजीएसटी लग जाएगा। ऐसे टोटल हमारे पास कैश कितना आएगा, 7000 तो कमीशन का आएगा ही आएगा, और क्या कलेक्ट करेंगे हम, 630 सीजीएसटी का कलेक्शन करेंगे, 630 एसजीएसटी का कलेक्शन करेंगे। ध्यान रखना ये हमें अपनी जेब में नहीं रखना है, इसको किसको डिपॉजिट कराना है, गवर्नमेंट को। तो टोटल हमारे पास कितने रुपीज आएंगे, 8260 रुपीज। ये हो गया आपका कमीशन रिसीव करने की एंट्री। नाउ बैंक चार्जेस लगे आपके 1018% के हिसाब से। बैंक चार्जेस की एंट्री बैंक ट्रांजेक्शन में बताई थी मैंने आपको। बैंक चार्जेस की एंट्री क्या होती है, बैंक चार्जेस आपके डेबिट होंगे टू बैंक अकाउंट, ये आपकी नॉर्मली एंट्री होती है। अच्छा, इस पे आईजीएसटी लगना है 8%। 1000 के बैंक चार्जेस हैं और आईजीएसटी लगना है आपका 8%, है ना। तो अब ध्यान रखना, सॉरी 18% है, तो वो लगा रहे हैं हम। बैंक चार्जेस एक्सपेंडिचर है, कौन सा जीएसटी लगेगा, इनपुट जीएसटी, और केवल आईजीएसटी बोल रखा है तो इनपुट आईजीएसटी डेबिट हो जाएगा। 1000 का कितना परसेंट, 18%, 180 रुपीज। तो आपको बैंक अकाउंट से 1000 तो चार्जेस के कटेंगे, 180 आपके इनपुट आईजीएसटी के कटेंगे, या आपके 1180 रुपीज आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है इसलिए इनपुट जीएसटी ही डेबिट होगा। जब परचेज, सेल्स, एक्सपेंडिचर, इनकम, इन केसेस में जीएसटी को हम कैसे कवर अप करते हैं या एंट्रीज कैसे बनाते हैं, ये तो हो गई। अब हमारी कुछ एंट्रीज हैं जो हम समझने जा रहे हैं। अब है गुड्स रिटर्न टू राम ₹2000 और सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका 9%। गुड्स रिटर्न टू राम क्या हो गया, ये आपका परचेज रिटर्न। अब हम परचेज रिटर्न की एंट्री करने जा रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली एंट्री पहले बना लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे क्या करना है। परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होगी, राम अकाउंट डेबिट होगा टू परचेज रिटर्न, और ये आपका 2000 रुपीज का रिटर्न है। ये एंट्री होती है राम्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब मैटर ये आता है, इसमें जीएसटी को डालना है, और जीएसटी आपका सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। अब इसमें कौन सा जीएसटी आएगा, मेन क्वेश्चन ये उठता है। हमने कहा था परचेज पे इनपुट जीएसटी लगता है, तो अब ध्यान देना, हमने इस प्रोडक्ट को जब राम से परचेज किया था तो हमने इनपुट जीएसटी को डेबिट किया था। जब परचेज किया था तो इनपुट जीएसटी को डेबिट किया था। अब यही परचेज किया हुआ आइटम रिटर्न हो रहा है, तो इस केस में हम इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करेंगे, रिवर्स हो जाएगा आपका मैटर। ठीक है। अच्छा, आप कहोगे मैडम आपने तो हमको बताया था कि इनपुट जीएसटी मोस्टली डेबिट होता है, मोस्टली, नॉट एवरी टाइम। ठीक है, मोस्टली वो डेबिट होता है, लेकिन यहां इस केस में क्या हुआ कि हमने जब राम से गुड्स परचेज की थी तो हमने उसको इनपुट जीएसटी पेमेंट किया था। अब वो रिटर्न हो रहा है, तो जब हमने परचेज के टाइम इनपुट जीएसटी को जो डेबिट किया था, रिटर्न में हम उस इनपुट जीएसटी को वापस क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यानी ये आपका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। और 2000 पे 9% यानी 180 ये और 180 ये। ठीक है, आपका 2360 रुपीज का राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये होगी आपकी परचेज रिटर्न। इसको रिवर्स जीएसटी भी बोलते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि नॉर्मली हम इनपुट जीएसटी को डेबिट करते हैं, यहाँ पे इनपुट जीएसटी क्रेडिट हुआ, इसलिए इसको रिवर्स जीएसटी भी बोलते हैं। आगे केसेस में, सारे केसेस में यही हो रहा है। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज डोनेशन। हमने 500 रुपीज की गुड्स डोनेशन में दी। नॉर्मली एंट्री क्या होती है, जर्नल क्या एंट्री होती है, डोनेशन आपका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सो इट विल बी डेबिटेड। और हमने क्या डोनेशन में दी है, गुड्स, और गुड्स डोनेशन में देते हैं तो हम किसको क्रेडिट करते हैं, परचेजेस को। कितने रुपीस की, 500 की।
हमने 500 की गुड्स डोनेशन में दी है, तो ये एंट्री की है। अच्छा, इन गुड्स को जब हमने परचेज किया था तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया था और साथ में इनपुट जीएसटी को भी क्या किया था, डेबिट। परचेज और इनपुट जीएसटी दोनों डेबिट हुए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, ये गुड्स जा रही है, तो जिस परचेज को आपने पहले डेबिट किया था परचेज के टाइम, अब ये गुड्स आप डोनेशन में दे रहे हो तो आपका परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाता है। तो जैसे परचेज डेबिट हुआ था, इनपुट जीएसटी भी डेबिट हुआ था, अब क्योंकि गुड्स जा रही है तो परचेज भी क्रेडिट हो जाएगा और इनपुट जीएसटी भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसमें आपके दोनों है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ध्यान रखना, इसमें आपके इनपुट वाला जो है डेबिट के बजाय क्रेडिट हो रहा है। सारे मैटर्स ऐसे ही आएंगे, उल्टा जाएगा इनपुट और आउटपुट का मैटर, इसलिए इनको रिवर्स एंट्रीज भी बोलते हैं। ऐसे करके आपका डोनेशन अकाउंट डेबिट 590 से हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेम, गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट। तो इसमें क्या करेंगे, नॉर्मली एंट्री यही होती है, क्या करते हैं हम, लॉस बाय फायर या थेफ्ट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और परचेज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, यहां कितने की एंट्री, कितने का लॉस हो आपका, 1000, तो आपका गुड्स लॉस बाय फायर टू परचेज आपका 1000 हो जाएगा। नॉर्मली ये एंट्री करते हो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन अब इसमें जीएसटी को, क्योंकि परचेज को क्रेडिट, जो परचेज डेबिट होता है और उसके साथ इनपुट जीएसटी भी डेबिट होता है, यहां परचेज क्रेडिट हो रहा है तो उसके साथ इनपुट जीएसटी भी अगेन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और यहां इनपुट कौन सा जीएसटी है, लॉस बाय फायर में आईजीएसटी है ना, टू इनपुट आईजीएसटी 1000 पे 18%, 180, तो ये 1180 का आपका लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, जो भी बोलो, व्हाटएवर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। हाँ, जब प्रोपराइटर गुड्स पर्सनल यूज के लिए ले जाता तो उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रॉइंग्स। तो आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और परचेज, नेचुरल है, परचेज क्या होगी, क्रेडिट होगी जब वो गुड्स ले जाता है। तो ये 7000 से। अब क्योंकि परचेज क्रेडिट हो रही है तो जीएसटी, इनपुट जीएसटी भी इसी के साथ क्या होगा, क्रेडिट होगा, और इसमें भी आपका आईजीएसटी है। ठीक है, 7000 पे कितना परसेंट, 18%, 1260, ये 8260 से एंट्री होगी। तो आपको आगे कंटिन्यू यही करना है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड की फ्री सैंपल में, इसमें भी सेम मैटर होगा। आपकी नॉर्मल एंट्री होती है फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो आपको क्या करना है, इनपुट जीएसटी को उसी के साथ क्रेडिट करना। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि आप इसमें परचेज जो नॉर्मली डेबिट होती है, इनपुट जीएसटी भी उसी के साथ डेबिट होता है। बट इन केसेस में हम क्या कर रहे हैं, मोस्टली इन सारे केसेस में हम क्या कर रहे हैं, परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं, तो उसके साथ ही साथ इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट होगा, क्योंकि जब हमने परचेज किया था तो इनपुट जीएसटी दिया था, अब उसको कैंसिल करने के रिवर्स करना पड़ेगा। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन, सॉरी 13 ट्रांजेक्शन, गुड्स रिटर्न बाय मोहन। ट्रांजेक्शन नंबर 13 समझ रहे हैं हम, ये वाला गुड्स रिटर्न बाय मोहन ₹8000 और उस पर आईजीएसटी कितना था, 18%। मोहन ने गुड्स रिटर्न की, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की नॉर्मली एंट्री क्या होती है, हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं, टू जिसने रिटर्न की उसका नेम लिख देते हैं। कितने रुपीस का सेल्स रिटर्न है आपके, 8000। नॉर्मली हम ये एंट्री करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। अब इसमें कौन सा जीएसटी लगेगा, इनपुट या आउटपुट। अच्छा, ये गुड्स रिटर्न क्यों हो रही है, पहले हमने इनको क्या किया होगा, सेल किया होगा। अच्छा, मोहन को जब गुड्स सेल की थी तो कौन सा जीएसटी लगा था, सेल के टाइम आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हुआ था। मोहन को जब आपने सेल किया था तो सेल को क्रेडिट किया था और आउटपुट जीएसटी को भी उसी के साथ क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब वो ही गुड्स रिटर्न होके आ रही है, आपने जब सेल के टाइम आउटपुट जीएसटी क्रेडिट किया था, अब वो रिटर्न होके आ रही है, तो इस केस में आपका जो ये आउटपुट जीएसटी है क्या हो जाएगा, रिवर्स डेबिट हो जाएगा। तो आपके सेल्स रिटर्न के साथ आउटपुट और क्या है, आईजीएसटी है यहाँ पे, तो यहाँ आईजीएसटी डेबिट हो जाएगा। कितना परसेंट है, 8000 पर 18%, 1440। ठीक है,
तो ये भी डेबिट हो जाएगा। ऐसे करके आपका पूरा मोहन्स अकाउंट जो क्रेडिट होगा 9440 से क्रेडिट होगा। इस तरह से हम जीएसटी की एंट्री करते जाएंगे। मोस्टली मैंने आपको बताया इनपुट जीएसटी डेबिट होता है, आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है, बट ये कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें जो परचेज है उसको डेबिट की बजाय हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो फिर उसके साथ परचेज के साथ आपका इनपुट जीएसटी भी डेबिट के बजाय क्रेडिट होगा, तो ये रिवर्स जीएसटी कहलाएगा। सेम सेल्स में भी ऐसा ही हुआ था। सेल्स में हम नॉर्मली सेल्स के साथ आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन अब उल्टा आपका सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ आपका आउटपुट जीएसटी क्रेडिट नहीं होके डेबिट हो जाएगा। चलो ये सब एंट्री तो कर ली, अब हम लास्ट मैटर पे चलते हैं। लास्ट आपका जो जीएसटी का मैटर है सेट ऑफ करना, आपका लास्ट सेकंड ट्रांजैक्शन एंट्री फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी फ्रॉम आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ करना, ये क्या मैटर है ये हम समझते हैं। अच्छा, इनपुट जीएसटी क्या होता है? जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तब हम उसका पेमेंट करते हैं और हम इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मान लो हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो उस टाइम हमने 500 का इनपुट जीएसटी पेमेंट किया, तो उसको इनपुट जीएसटी को हमने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। आउटपुट जीएसटी क्या होता है? आउटपुट जीएसटी वो होता है जिस आइटम को हमने परचेज किया उस टाइम हमने इनपुट जीएसटी 500 पे किया, अब इस आइटम को हम सेल कर रहे हैं तो क्या लगता है, आउटपुट जीएसटी। अच्छा, सेल कर रहे हैं तो नेचुरल है हम जीएसटी ज्यादा वसूल करेंगे खरीदते टाइम परचेज के, क्योंकि परचेज तो हम कम पे करते हैं, कम अमाउंट पे, और उसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं ज्यादा अमाउंट पे, तो इनपुट जीएसटी जो हम पेमेंट करेंगे वो मोस्टली अमाउंट होगी कम, और सेल करते टाइम जो आउटपुट जीएसटी हम वसूल करेंगे वो अमाउंट मोस्टली होती है ज्यादा। और आउटपुट जीएसटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। हमारे पास ये दो बैलेंसेस पड़े हैं, इनपुट जीएसटी का डेबिट बैलेंस पड़ा है 500 और आउटपुट जीएसटी का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है 700। इनको हमको सेट ऑफ करना है, क्योंकि ध्यान देना, आपने जब प्रोडक्ट खरीदा 500 पे किए थे, जब उसी प्रोडक्ट को सेल किया कस्टमर से 700 रुपए वसूल किए, और मैंने आपको बताया था कि आप गवर्नमेंट को कितने डिपॉजिट कराओगे। आपने कस्टमर से जो 700 लिए हैं उसमें से 500 आपने ऑलरेडी परचेज करते टाइम पे कर दिए थे, तो आप गवर्नमेंट को केवल कितने रुपीज डिपॉजिट कराओगे, 200 रुपीज, ओनली 200। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 500 रुपीज जो 700 में से 500 रुपीज को सेट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट को पूरे 700 देने वाले नहीं है, हम उनको 200 रुपीज देने वाले हैं। तो 700 में से कितने रुपीज को सेट ऑफ करना पड़ेगा, जो हमने इनपुट जीएसटी के बिहाफ पे कर दिए 500 रुपीज, उनको सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो पहले हम सेट ऑफ करने की एंट्री करेंगे, फिर वो 200 रुपीज जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराए हैं फिर उसकी एंट्री करेंगे। चलो सेट ऑफ कैसे करेंगे, इसको इससे सेट ऑफ करना है। अच्छा, इनपुट जीएसटी का कौन सा बैलेंस है, डेबिट, इसको सेट ऑफ करना है तो इसको तो कर देंगे क्रेडिट। इनपुट जीएसटी का डेबिट है ना, तो इनपुट जीएसटी को तो कर देंगे हम क्रेडिट। सेट ऑफ करने की एंट्री समझा रही हूं, 500 रुपीज। और आउटपुट जीएसटी को हमने क्या किया था, मोस्टली क्रेडिट, इसको उल्टा कर देंगे डेबिट। ये हो गई 500 रुपीज सेट ऑफ करने की एंट्री। ठीक है, अब 700 आपने कस्टमर से लिए थे, 500 रुपीज आपने सेट ऑफ कर दिए। सेट ऑफ में क्या किया आपने, ये डेबिट था, इसको कर दिया क्रेडिट, ये इसका मोस्टली क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको कर दिया डेबिट, आपकी ये सेट ऑफ करने की एंट्री बन गई। चलो सेटिंग ऑफ तो हो गया। अब ये 200 रुपीज क्या हमें अपनी जेब में रखने हैं, नहीं, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने हैं, तो नेक्स्ट एंट्री हम गवर्नमेंट को ये 200 रुपीज डिपॉजिट कराने की करेंगे। लेकिन एक ध्यान रखना, सेट ऑफ करने में ध्यान रखना, ये आउटपुट सीजीएसटी ही आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा। ठीक है, सीजीएसटी सॉरी आउटपुट सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी से ही सेट ऑफ होगा, सीजीएसटी सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा, एसजीएसटी एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा, आईजीएसटी आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा। तो यहां आपका आउटपुट सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी से होगा। अब एसजीएसटी को करना होगा तो एसजीएसटी को एसजीएसटी से, तो एसजीएसटी को सेट ऑफ करने की क्या एंट्री बन जाएगी, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी। अच्छा, आईजीएसटी को सेट ऑफ करना हो तो उनकी वही पर्सनल एंट्री कौन सी हो जाएगी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी सीजीएसटी से, एसजीएसटी एसजीएसटी से, आईजीएसटी आईजीएसटी से। चलो पेमेंट करने की एंट्री करते हैं। सेट ऑफ करना तो हम सीख गए, अब 200 रुपीज का पेमेंट करना है, पेमेंट ऑफ बैलेंस आउटपुट जीएसटी। अच्छा, अब बचा कौन सा है, आउटपुट जीएसटी बचा है।
700 में से 500 हमने इनपुट से सेट ऑफ कर दिए, अभी भी 200 रुपीज का आउटपुट जीएसटी बचा है, जिसको किसको पेमेंट करना है, गवर्नमेंट को। अब हम उस आउटपुट जीएसटी की गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं। कौन सा बैलेंस है इसका, क्रेडिट पेमेंट करना है, तो इसको तो कर देंगे डेबिट। चलो, आउटपुट जीएसटी को पेमेंट करने की एंट्री, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, पेमेंट करते टाइम हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट। अच्छा, सीजीएसटी का पेमेंट अलग होगा, सेम एसजीएसटी की पेमेंट की एंट्री, सेम आईजीएसटी के पेमेंट की एंट्री। इनका आउटपुट, सारे आउटपुट है, तो इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, पेमेंट करते टाइम इनको तो कर देंगे डेबिट, और आपके यहां से पैसा जा रहा है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये आपके पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। सेट ऑफ करने के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग होती है उससे ये पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। इस तरीके से आपका जीएसटी का बेसिक क्लियर है, एंट्रीज मैंने सारी क्लियर कर दी है। नेक्स्ट सेशन में